नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज। शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अमेरिका और यूके के यमन ऑपरेशन पर अपडेट सामने आया है। यमन में यूएस यूके वायुसेना के हमले जारी हैं। 30 मिनट पहले यमन पर अमेरिका ने 3 हमले किए। कामरान आइलैंड पर अमेरिका ने बमबारी की है। हूती के खिलाफ अमेरिका और यूके का हवाई ऑपरेशन जारी है। कुछ देर पहले भी बड़े हमले किए गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में हैं और अरब में जंग की आग भड़कती जा रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले जारी रखे हैं। अरब में अमेरिकी बेस प्रॉक्सी के टारगेट पर आ चुके हैं। हूती के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच 48 घंटे में बड़ी जंग के आसार बन गए हैं। वॉशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान तीनों राजधानियों में अरब संकट पर आपात बैठकें हो रही हैं। अगले 48 घंटे के भीतर अरब में कुछ ऐसे घटनाक्रम होने वाले हैं जिनसे परमाणु युद्ध की आशंकाएं भड़क उठी हैं। देखिए, इजराइल, ईरान और हिजबुल्लाह संकट पर अमेरिका से अरब तक कैसे आपात स्थिति बन चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। अमेरिका दौरे पर गए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के खात्मे के लिए युद्ध घोषित कर दिया है। अमेरिका दौरे पर नेतन्याहू का सबसे बड़ा एजेंडा ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना और इजराइल पर ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के हमले रोकने के लिए युद्ध छेड़ना ही है। और 48 घंटे बाद अरब में महासंग्राम की चिंगारी फूट सकती है। इजरायली सेना प्रमुख ने कहा है कि सेना लेबनान पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजरायली फाइटर जेट पर मिसाइल हमले किए हैं। 48 घंटे बाद ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की ताजपोशी है। पेजेश्कियान की गद्दी संभालते ही इजराइल युद्ध शुरू कर सकता है। यमन में हूती के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल पर बीते 7 दिन से हिजबुल्लाह के रॉकेट लगातार बरस रहे हैं और 25-26 जुलाई को लगातार हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। पच्चीस जुलाई की शाम को हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल मनारा पर रॉकेट हमले किए। इन हमलों से अल मनारा के बड़े इलाके में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल के शेबा फार्म सैन्य बेस पर भी गाइडेड रॉकेट से हमले किए। इनका टारगेट इजरायली सेना का रडार सेंटर बना। हिजबुल्लाह ने 25-26 जुलाई को इजराइल पर किए हमलों की एक वीडियो फुटेज जारी की है, जिसमें एक इमारत में रॉकेट विस्फोट होता नजर आ रहा है। लेबनान के ड्रोन लॉन्च पैड से हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैन्य बेस पर एफपीवी ड्रोन से हमले भी किए हैं। बीते 24 घंटे में तीसरी बार हिजबुल्लाह ने इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स गिराने की कोशिश की है। इजराइल के फाइटर जेट हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले से बाल बाल बचे हैं।
इजराइल ने भी रॉकेट हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पलटवार किए। इजरायली वायुसेना ने ऐता अल शहाब के साथ साथ कई ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन इजरायली वायुसेना अब खतरे में फंस चुकी है। 24 जुलाई को इजरायली वायुसेना लेबनान में बमबारी करने पहुंची। हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल से फाइटर जेट पर हमले किए। 25 जुलाई की रात एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजरायली जेट पर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया। इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है तो उसके सहयोगी देश इजरायली टारगेट पर हमला करने वाले हूती के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल के सहयोगी देश अमेरिका और ब्रिटेन यमन में हूती के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। दोनों देशों की वायुसेना ने हुदैदा एयरपोर्ट पर बड़े हमले किए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल इस एयरपोर्ट परिसर में हूती के हथियार गोदाम हैं। यमन में हुदैदा के पूरे क्षेत्र पर हूती संगठन का नियंत्रण है। इससे पहले दोनों देशों की वायुसेना ने 21 जुलाई को हज्जा रास इस्सा हुदैदा पर हमले किए। 21 जुलाई को अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती ठिकानों पर कुल 4 एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में हूती के कई हथियार गोदाम तबाह होने की रिपोर्ट है। इन हमलों के पलटवार में अमेरिका के अरब ठिकानों पर प्रॉक्सी के हमले शुरू हो गए। इराक के अल असद एयरबेस पर प्रॉक्सी संगठनों ने रॉकेट हमले किए हैं। अल असद बेस पर अमेरिकी सेना और हथियार तैनात हैं। इसके साथ ही हूती ने अमेरिका, इटली और इजराइल पर पलटवार का ऐलान कर दिया है। हूती ने कहा है कि इजरायली जेट में रिफ्यूलिंग करने वाला इटली उसका टारगेट है। इसके साथ ही तेल अवीव पर फिर से ड्रोन हमले शुरू किए जाएंगे। ईरान ने अपने सभी प्रॉक्सी संगठनों को इजराइल के खिलाफ जंग में उतार दिया है और 28 जुलाई को महासंग्राम की चिंगारी भड़क सकती है। ईरान का राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके मसूद पेज़ेश्कियान अब ईरान के गद्दी संभालने वाले हैं। 28 जुलाई को पेज़ेश्कियान के कार्यकाल का उद्घाटन होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई तनफीस समारोह का आयोजन करेंगे। 29 जुलाई को तहलीफ समारोह में पेज़ेश्कियान राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह से ठीक पहले ही ईरान के नए राष्ट्रपति ने इजराइल से प्रतिशोध का ऐलान कर दिया है। गाजा नरसंहार पर पेज़ेश्कियान ने कहा है, अत्याचारियों को निर्दोषों की हत्या के अपराध की सजा मिलनी तय है। पेज़ेश्कियान का पहला एजेंडा इजराइल पर कार्रवाई है और पेज़ेश्कियान के गद्दी संभालते ही ईरान को अस्थिर करने के लिए इजराइल उस पर हमले कर सकता है। और इसीलिए नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर बार बार ईरान की चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि पेज़ेश्कियान के कार्यभार संभालते ही और नेतन्याहू की अमेरिका से लौटते ही ईरान इजराइल की जंग शुरू होने वाली है और ईरान इसकी तैयारी भी कर चुका है। IRGC प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान से टकराने वाला देश खत्म हो जाएगा। पेज़ेश्कियान ने IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी और इस्माइल कानी को लेबनान और सीरिया मिशन पर भेजा है। ईरान के दोनों बड़े सैन्य अफसर तीनों मोर्चों से इजराइल पर बड़े हमले का ऑपरेशन डिजाइन कर रहे हैं।
बेंजामिन के यूएस से लौटने और पेजेश्कियान के गद्दी पर बैठने के बाद अरब में एटमी संग्राम तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले खेरसोन पर यूक्रेनी हमले हुए हैं। खेरसोन पर यूक्रेन के गाइडेड रॉकेट से हमले किए गए। रिहायशी इलाके में गिरा एक यूक्रेनी रॉकेट। यूक्रेनी हमले में खेरसोन में 3 लोग घायल हुए हैं। यूरोप में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन चुकी है। कभी भी एटमी विस्फोट हो सकता है जिसमें 2 महाशक्तियां टकरा सकती हैं। रूस और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि अब युद्ध का दायरा यूक्रेन से आगे बढ़कर अलास्का तक जा पहुंचा है। पुतिन ने युद्धपोत भेज दिए हैं, जबकि अमेरिका यूरोपीय देशों के जरिए रूस पर हमले की तैयारी कर रहा है। दरअसल इसके पीछे बाइडेन और पुतिन हैं। ऐसी खबरें हैं कि बाइडेन अपने कार्यकाल में रूस पर हमला करके खुद को मजबूत राष्ट्रपति साबित करना चाहते हैं, जबकि पुतिन रूस का विस्तार करके अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। और दोनों की ये विध्वंसक ख्वाहिश तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकती है। एक दिन पहले बाइडेन ने जो अल्टीमेटम दिया, उस पर पुतिन का जवाब आ गया है। और जवाब ऐसा आया है कि पेंटागन में कोहराम मच गया है। अमेरिका ने यूरोप में अपने मिलिट्री बेस वॉर रेडी कर दिए हैं। पेंटागन विध्वंसक युद्ध की तैयारी में जुट गया है। सैटेलाइट से रूस की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि पुतिन कभी भी हमले का फरमान जारी कर सकते हैं। अमेरिका को ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि पुतिन ने सीना ठोक कर कहा है कि अभी तो रूस ने जंग की शुरुआत की ही नहीं है। यानी रूस ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अभी दुश्मनों का संपूर्ण खात्मा बाकी है। यानी बाइडेन 6 महीने के बचे कार्यकाल में कभी भी रूस पर हमला करवा सकते हैं। लेकिन पुतिन इतना वक्त नहीं रुकने वाले। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। अब यूरोप से लेकर अमेरिका तक कभी भी एटमी ज़लज़ला आ सकता है। एक तरफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स से वॉर ड्रिल की जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह यार्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया है। दूसरी तरफ रूस ने बाल्टिक फ्लीट को क्यूबा भेज दिया है, जिसमें 2 वॉरशिप भी शामिल है। 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक कैरेबियन सी में वॉर ड्रिल में शामिल होंगे। 50 दिन में ये दूसरी बार है जब रूस ने अपनी फ्लीट क्यूबा भेजी है। पिछली बार रूस ने फ्लीट में एटमी सबमरीन को हवाना के पास तैनात किया था। दरअसल पुतिन मैसेज देना चाहते हैं कि अगर अमेरिका नेटो देशों से रूस पर हमला कराएगा तो रूस अमेरिका पर क्यूबा से मिसाइल दागकर सीधा बदला लेने को तैयार है। यही वजह है रूस जल थल नभ में वॉर ड्रिल करके शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। बेलारूस में न्यूक्लियर वॉर ड्रिल भी इसीलिए की जा रही है, जिससे बाल्टिक और नॉर्डिक देशों को धमकाया जा सके कि वो रूस पर हमले की जरूरत भी ना कर सके। रूस के इस रुख को देखकर नेटो एक्टिव हो गया है, जबकि वॉशिंगटन में बाइडेन ने कुछ वक्त पहले बयान दिया था कि नेटो की तरफ से रूसी धरती पर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन 15 दिन में ही बाइडेन ने यू टर्न ले लिया।
अब नेटो देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूस के हमलों को नाकाम करने के लिए अपनी धरती से प्रोजेक्टाइल फायर भी शुरू कर दिए हैं। पेंटागन के ब्लूप्रिंट पर काम किया जा रहा है। नेटो देश एक तरफ यूक्रेन में सैनिक भेज रहे हैं, दूसरी तरफ रूस पर प्रॉक्सी हमले कराकर तबाही मचा रहे हैं। और ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, जिसके पीछे बाइडेन की जिद है कि वो अपने आखिरी 6 महीने के कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाएं जिससे उन्हें एक मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर याद किया जाए। और ऐसा करने के लिए रूस पर विध्वंसक हमला उनकी विश लिस्ट में पहला नंबर हो सकता है। रूस ने कुछ घंटे पहले यूक्रेन के 4 इलाकों पर ड्रोन अटैक किए, जिसमें इज़मिल, ओडेसा, मिकोलेव और खेरसोन शामिल थे। ड्रोन स्ट्राइक में भारी तबाही हुई। इस बीच रोमानिया की तरफ के काउंटर अटैक किया गया, जिसमें रूस के कई कामिकाजी ड्रोन को मार गिराया गया। ये पहली दफा है जब किसी नेटो देश ने यूक्रेन के एयर स्पेस में जाकर रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। अब अमेरिका की तैयारी है कि नेटो देश रूस में घुसकर इसी तरह हमला करें, जिससे रूस में भारी तबाही हो। यही वो वीडियो है जिसमें रोमानिया ने रूस के कामिकाज़े ड्रोन को खाक कर दिया। एक दो बार नहीं, कई बार ऐसा किया गया। यूक्रेन के एयर स्पेस में घुसकर हमला करने आए रूसी ड्रोन को मार गिराया। रोमानिया ने न सिर्फ रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, बल्कि अपने आर्मी अफसर भी यूक्रेन की धरती पर भेजे। रोमानिया नेटो का सदस्य देश है। ऐसे में रोमानिया का युद्ध में शामिल होना सीधे तौर पर नेटो का युद्ध में शामिल होना माना जा रहा है। अब रूस बौखला रहा है। रूस की तरफ से धमकी दी गई है। हमने कीव से लेकर ओडेसा तक हमले किए, जिसमें 3 रोमानियाई आर्मी अफसर मारे गए। उन्हें ले जाने के लिए रोमानिया की एयर एम्बुलेंस आई थी। हमने फिर हमले किए। रोमानिया का शामिल होना सीधे तौर पर नेटो का युद्ध में शामिल होना है। हम भी नेटो देशों पर हमला करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बीच जर्मनी ने भी अपने हथियारों से रूसी धरती पर हमले को मंजूरी दे दी है। यानी नेटो देश अब युद्ध में पूरी तरह से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ नेटो यूक्रेन की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ ओखोत सागर में चीन रूस की एक्सरसाइज के बाद अमेरिका बौखलाने लगा है। अब जापान की पैसिफिक फ्लीट को रीमिलिटराइज कर रहा है अमेरिका, जिससे इंडो पैसिफिक में चीन रूस को काउंटर किया जा सके। इसके अलावा अलास्का में भी चीन रूस की वॉर ड्रिल से अमेरिका तमतमा रहा है। एक वीडियो भी सामने आया है जब रूस और चीन के बॉम्बर का सामना अमेरिकी F-16 से हो गया। हालात बेहद खतरनाक हो गए थे। अगर दोनों तरफ से हमला होता तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने से कोई नहीं रोक सकता था। और बाइडेन ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, जिससे रूस और अमेरिका में टकराव बढ़े और बाइडेन को रूस पर हमला करने का मौका मिल जाए। रूस पर हमला करके बाइडेन ये बताना चाहते हैं कि उनके खिलाफ उठ रही आवाज में कोई दम नहीं। वो अमेरिका के एक दमदार राष्ट्रपति हैं और अपने कार्यकाल के आखिरी 6 महीने भी उसी अंदाज से निकालना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूसी यूक्रेनी इन्फेंट्री की सीधी जंग हो रही है। रूस की नोवोस्तोलोव्का में भारी गोलाबारी देखने को मिली है। नोवोस्योलोव्का मोर्चा छोड़ भागी है यूक्रेनी सेना।
रूस के हथियार गोदाम से अभी एटमी मिसाइलें तो नहीं निकली हैं, लेकिन यूक्रेन एटमी धमाका जरूर हो चुका है। दावा है कि यूक्रेन रेडिएशन की चपेट में आ चुका है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से जिस तबाही का खतरा था वो यूक्रेन के एक और प्लांट से शुरू हो चुकी है। हमला रूस ने किया या फिर यूक्रेन ने खुद अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाया, ये साफ नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में रेडिएशन से भारी त्रासदी शुरू होने वाली है। इस खतरे के बीच जंग भी भीषण हो चुकी है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। टैंक के गोले से भी ज्यादा खतरनाक, MLRS से निकलने वाले इन रॉकेट से भी ज्यादा घातक, रूस की इन मिसाइलों से भी ज्यादा तबाही मचाने वाले। यूक्रेन एक ऐसे अदृश्य खतरे का सामना कर रहा है जिससे यूक्रेन में हजारों लोगों की मौत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हो गया। उसके बाद से न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक रिएक्टर बंद करना पड़ा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के 2 ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर चुके हैं। रूसी ग्लाइड बम हो या फिर ड्रोन, हर हथियार के हमले का एक निश्चित दायरा है, एक खास इलाके में तबाही मचाती है। लेकिन यूक्रेन से जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तबाही का दायरा कई किलोमीटर और कई और देशों तक भी फैल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई को यूक्रेन के साउथ न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ। साउथ न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन के मिकोलेव में है। हमले के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन की शुरुआत हो गई। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को यूक्रेन का सबसे संवेदनशील इलाका माना जा रहा था। यहां रूस की सेना के हमले के बाद कई बार रेडिएशन की आशंका जताई गई। ज़ैपोरिज़िया में IAEA ने निगरानी शुरू कर दी तो संकट टल गया, लेकिन अब साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन की शुरुआत के दावे किए जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन ने हार टालने के लिए रेडिएशन करवाया है। बाल्टिक देशों में भी रेडिएशन फैलने का खतरा है। रेडिएशन का असर 3 से 5 दिनों में दिखने लगेगा। रूस को भी रेडिएशन के खतरे की खबर मिल चुकी है, इसलिए रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी। रूस लगातार स्कंदर मिसाइलों से हमले कर रहा है। इसके अलावा यूक्रेनी एयर डिफेंस कमजोर पड़ने के बाद से ईरान के शाही ड्रोन से हमले तेज कर दिए गए हैं। हालांकि ड्रोन शक्ति के मामले में अभी यूक्रेन रूस पर हावी है। अचानक यूक्रेन बेहद तेजी से रूस के हमलों को नाकाम करने में लगा है। खेरसोन में रूसी सेना के जवान बोट से एक द्वीप पर कब्जे की कोशिश में थे, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन की नजर से रूसी सैनिक बच नहीं सके। यूक्रेन ने सिर्फ 2 ड्रोन के इस्तेमाल से सभी बोट को नष्ट कर दिया।
यूक्रेन ने रूस के 6 स्पीड बोट को नष्ट कर दिया। 15 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। खेरसोन में रूस के हमले का प्लान नाकाम हो गया। डोनेस्क में भी रूसी सेना के विजय रथ पर भी यूक्रेन ने लगाम लगा दिया है। यूक्रेनी ड्रोन की ऐसी दहशत है कि सेवेस्तोपोल के बाद अजोव सागर से भी रूस ने अपने युद्धपोत हटा लिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुए। रूस की तरफ से 38 कामिकाजी ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन ने कमजोर एयर डिफेंस के बावजूद रूस के 25 ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया। रूस के 3 ड्रोन तो रोमानिया के एयर स्पेस में भी पहुंच गए थे। डोनेस्क पिछले कई दिनों से रूसी सेना जबरदस्त हमले कर रही है यहां पर, लेकिन अब यूक्रेन के पलटवार में 40 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। 37 रूसी सैनिक जख्मी भी हो गए हैं। यूक्रेन के हमले में 6 रूसी टैंक भी नष्ट हो गए हैं। ड्रोन अटैक में 7 रूसी आर्मर्ड व्हीकल भी नष्ट हो गए। यूक्रेनी सरफेस ड्रोन की ऐसी दहशत है कि रूस अजोव सागर से अपने युद्धपोत हटा रहा है। ये सब यूक्रेन के ड्रोन हमले के डर से किया जा रहा है। सेवेस्तोपोल में भी अब रूसी युद्धपोत नहीं है। ये यूक्रेनी सरफेस ड्रोन के डर की वजह से हो रहा है। रूस के हमले रोकने के साथ ही यूक्रेन लगातार हमले भी कर रहा है। बॉर्डर के करीब एक बार फिर यूक्रेन ने ड्रोन हमले की कोशिश की है। बेलगोरोद और कुर्स्क जैसे शहरों के आसमान धमाकों से गूंजते रहे। गुरुवार को यूक्रेन के 11 ड्रोन को नष्ट किया गया। बेलगोरोद पर 3 बार ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। कुर्स्क में 4 ड्रोन नष्ट किए गए। क्रीमिया में भी 4 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। एयर डिफेंस की ताकत से रूस यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन रूस में सीक्रेट हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। रूस का यह गैस स्टेशन यूक्रेन की सीमा से 4000 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां अचानक आग लग गई। यहां एक कर्मचारी की मौत भी हो गई। माना जा रहा है कि यह हमला भी यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स ने कराया है। इसी बीच यूक्रेनी सेना में गजब का आत्मविश्वास भी नजर आने लगा है। यूक्रेन के कमांडर ने बड़ा दावा किया है, रूस के नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। 1.5 महीने में रूस के प्रहार कम हो जाएंगे। माना जा रहा है कि यूक्रेन जिस तरह से रूस के सैनिकों का संहार कर रहा है, उससे रूस पर दबाव बढ़ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन को लग रहा है कि रूस अब अपनी ताकत का इस्तेमाल सोच समझकर करेगा। इसी बीच रूस ने यूक्रेन के 2 और एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमले में यूक्रेन के 2 S-300 एयर डिफेंस नष्ट हो गए। रूस ने एक ड्रोन के गोदाम को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर हमले के दौरान रूस को यह कामयाबी मिली। इसके अलावा भीषण जंग में रूस की युद्ध फोर्स ने 24 घंटे के भीतर यूक्रेन के 700 सैनिकों को मारने का दावा किया है। रूस ने खार्किव में पिछले दिनों नेटो के ठिकानों पर प्रहार किया था और 50 विदेशी सैनिकों को मारने का दावा किया था। अब रूस ने उस हमले का वीडियो भी जारी किया है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से सटीक निशाना लगाकर एक इमारत को नष्ट कर दिया था। फिलहाल यूक्रेन में रेडिएशन की खबर ने रूस समेत दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। अगर रेडिएशन फैलने वाली जगह की जल्द मरम्मत नहीं की गई तो यूक्रेन में बड़ी त्रासदी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव मोर्चे पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है। FPV ड्रोन से रूसी चौकी पर गिराए गए बम। रूसी इन्फेंट्री के 10 जवानों की मौत का दावा किया जा रहा है। आज की रात यूक्रेन की सबसे काली रात होने वाली है। ज़ेलेंस्की की एक गलती की सजा ओडेसा से लेकर कीव तक को भुगतनी पड़ सकती है।
आग बबूला रूसी राष्ट्रपति किसी भी वक्त ब्लैक सी से यूक्रेन में मिसाइलें दागने का आदेश दे सकते हैं। पुतिन के इस गुस्से की वजह यूक्रेन का क्रीमिया पर अटैक है। दरअसल बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया के शहरों पर बड़ा हमला किया था। हमले में रूसी एयरबेस पर मौजूद 12 सुखोई फाइटर जेट जलकर भस्म हो गए। अब रूसी नेवी ने बदले की तैयारी पूरी कर ली है। इंतजार सिर्फ पुतिन के एक आदेश का है। क्रीमिया में विनाश की आग लगातार भड़कती जा रही है। ज़ेलेंस्की की सेना के हमलों से क्रीमिया धधक रहा है। बीती रात यूक्रेन के बारूदी ताप से क्रीमिया फिर दहल उठा। ब्लैक सी से सटा क्रीमिया का इलाका घातक ड्रोन के प्रहार से धधक उठा। क्रीमिया में इस बार यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। ऐसा ब्लास्ट जिससे क्रेमलिन में खलबली मची हुई है। दरअसल यूक्रेन ने आधी रात को ड्रोन और मिसाइलों से धावा बोला और इसी के साथ रूसी फौज को बहुत बड़ा जख्म मिल गया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस पर अटैक किया। ये साकी एयरबेस नोवोफोदोरिव्का में मौजूद है। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा फाइटर जलकर खाक होने की खबर है। दावा है कि एयरबेस पर मौजूद एम्यूनिशन डिपो पर भी ड्रोन से हमला किया गया। हमले में एम्यूनिशन डिपो जलकर खाक हो गया। 15 से ज्यादा मिसाइलें ध्वस्त हो गईं। यूक्रेन की बारूदी बारिश सिर्फ साकी एयरबेस तक सीमित नहीं थी। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें नोवोजन, डिब्रुशिनो, येवपतोरिया और सिम्फरोपोल पर भी कहर बनकर टूटे। यहाँ देर रात बैक टू बैक धमाके होते रहे। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्राता रहा। कई जगहों पर आग लग गई। क्रीमिया के अलावा रूस ने रोस्तोव शहर को भी टारगेट किया। रोस्तोव में यूक्रेन ने 6 ड्रोन दागे, जिससे एक रिहायशी इमारत में आग लग गई। हालांकि इन हमलों को लेकर यूक्रेन की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन रूस को शक है कि यूक्रेन ने अकेले इस हमले को अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसमें नेटो ने यूक्रेन की मदद की है। रूस के शक की वजह ब्रिटेन के जासूसी विमान की टाइमिंग है। दरअसल 26 जुलाई की सुबह क्रीमिया पर हमला हुआ। इससे ठीक 48 घंटे पहले यानी 24 जुलाई को ब्लैक सी के ऊपर ब्रिटिश एयरफोर्स का जासूसी विमान बोइंग RC-135 उड़ान भरता नजर आया था। ब्रिटेन के जासूसी विमान ने करीब 4 घंटे तक ब्लैक सी के एयर स्पेस में उड़ान भरी। दावा किया जा रहा है कि बोइंग RC-135 ने ब्रिटेन के एक एयरबेस से उड़ान भरी थी। रोमानिया के कॉन्स्टाटा शहर में मौजूद नेटो एयरबेस से 2 टाइफून फाइटर जेट ने इसे एस्कॉर्ट किया। रूस को शक है कि ब्रिटेन के जासूसी विमान ने क्रीमिया के एयर डिफेंस, रडार और ट्रांसमीटर्स की लोकेशन और उससे जुड़े डेटा इकट्ठे किए थे, जिसे यूक्रेन को ट्रांसफर किया गया। यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला इसकी जानकारी के आधार पर प्लान किया था। यूक्रेन के इस विस्फोट के बाद क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। हमलों के बाद क्रेमलिन में आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें पुतिन ने क्रीमिया में तैनात अपने सैन्य अफसरों और एयरफोर्स को बड़ा आदेश जारी कर दिया है।
पुतिन ने सेना को 2 बड़े आदेश दिए हैं। नंबर 1, कर्च ब्रिज की सुरक्षा बढ़ाई जाए। ब्रिज की सुरक्षा में और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट और रडार तैनात किए जाएं। नंबर 2, अजोव सागर में मौजूद सभी रूसी वॉरशिप्स को ब्लैक सी में शिफ्ट किया जाए। आदेश के तुरंत बाद रूसी सेना एक्शन में आ गई है। अजोव सागर को खाली कर दिया गया है। रूस के वॉरशिप ब्लैक सी की तरफ बढ़ रहे हैं। महज कुछ घंटों में समंदर के ये दैत्य अपनी दी गई लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। माना जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन में तबाही का एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसकी भनक यूक्रेन को भी लग चुकी है। यूक्रेनी नेवी के प्रवक्ता दिमित्रो प्लेटेंचुक ने अपने एक बयान में कहा है, अजोव सागर में एक भी रूसी युद्धपोत नहीं है। ऐसा लगता है कि रूस कुछ बड़ा करने वाला है। हालांकि पुतिन के दिमाग में क्या है हम नहीं जानते। रूसी सैन्य टेलीग्राम चैनल के दावों की माने तो पुतिन क्रीमिया पर हमले का बदला अगले 24 घंटे में लेने वाले हैं, वो भी यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा को दहलाकर। दावा है कि अजोव सागर से निकले युद्धपोत और फ्रिगेट ओडेसा और हिजबिल समेत यूक्रेन की कई पोर्ट सिटी में किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि क्रीमिया पर प्रहार का पलटवार आज रात से ही शुरू हो सकता है। आज रात यूक्रेन के समंदर से लगे शहरों पर रूसी नेवी बड़े हमले कर बारूदी प्रलय ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में एक बार फिर लेपर्ड टैंक से संग्राम होने वाला है। यूरोपीय देशों से जब लेपर्ड के अपग्रेडेड वर्जन की सप्लाई शुरू हो रही है, दावा है कि अब लेपर्ड की ताकत काफी बढ़ा दी गई है और रूसी फौज पर लेपर्ड टैंक भारी पड़ने वाला है। दूसरी तरफ रूस ने भी लेपर्ड के संहार का इंतजाम कर लिया है। रूस की एंटी टैंक मिसाइलें हेलीकॉप्टर्स में लगाई जा रही हैं ताकि आसमान से टैंकों का शिकार किया जा सके। चलता फिरता बंकर, जमीन पर दौड़ता बॉम्बर। मशीन गन और ऑटोमेटिक कैनन से फायर करने वाले ये हथियार बेहद घातक भी हैं और मजबूत भी। इनकी स्टील बॉडी के कवच को भेद पाना बेहद मुश्किल है। इन्हें ड्रोन या हवाई हमले से नष्ट करना बेहद मुश्किल है। जंग के मैदान के ऐसे फौलादी हथियार जो अभेद्य हैं और दुश्मन के हर वार को नाकाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाते हैं। बस कुछ दिन का इंतजार, फिर यूक्रेन में दिखने वाला है ऐसा ही ताबड़तोड़ प्रहार। वॉर जोन में जमीन को दहलाने वाले युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूक्रेन को इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन लेपर्ड टैंकों का नया काफिला पहुंचने वाला है और ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को 14 लेपर्ड 24A टैंक मिलने वाले हैं। नीदरलैंड्स और डेनमार्क से टैंक सप्लाई होगी। टैंक को नई ताकत और हथियार से लैस किया गया है। लेपर्ड को दुनिया के शक्तिशाली टैंकों में से एक माना जाता है।
लेकिन आपको याद होगा कि रूस ने लेपर्ड टैंक्स को कैसे कबाड़ में तब्दील कर दिया था। रूस ने लेपर्ड पर रिसर्च के दौरान पता लगाया था कि लेपर्ड के बॉडी के टॉप पर आर्मर नहीं है। रूस ने ड्रोन से लेपर्ड के टॉप पर हमला किया। ऊपरी हिस्से पर हमले में लेपर्ड भस्म हो गया। यूक्रेन को इससे पहले 18 लेपर्ड 2 टैंक दिए गए थे, लेकिन अब अपग्रेड होने के बाद टैंक का नाम 2A4 कर दिया गया है। यूक्रेन को नई शक्ति मिलने वाली है, लेकिन रूस का जवाब भी तैयार है। फिलहाल यूक्रेन में 14 लेपर्ड 2A4 की सप्लाई हुई है। रूस ने भी टैंक किलर मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी है। इस बार रूस के हेलीकॉप्टर्स टैंक का शिकार करेंगे। ये रूस की टैंक बस्टर मिसाइल है। नाम है 9K121 विक्ट्री। रूस की इस मिसाइल ने पश्चिमी देशों को दहशत में डाल दिया है, क्योंकि इस मिसाइल को खास तौर से टैंकों के संहार के लिए तैयार किया गया है। रूसी विक्रम मिसाइलें हवा से लॉन्च होने वाली मिसाइलें हैं, यानी आने वाले वक्त में आपको यूक्रेन में लेपर्ड टैंक और रूसी हेलीकॉप्टर्स की जंग देखने को मिलेगी। रूसी Ka-52 हेलीकॉप्टर से 9K121 विक्र का प्रहार होगा और रूस को उम्मीद है कि सभी लेपर्ड टैंक को टारगेट बनाने में कामयाबी मिलेगी। रूस की 9K121 मिसाइलें गाइडेड मिसाइल है। इन्हें खास तौर से टैंकों के बाहरी हिस्से में लगे आर्मर को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। K121 विक्रम मिसाइलें 45 किलो की हैं। इसकी रफ्तार 610 मीटर प्रति सेकंड है। ये सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। यूक्रेन में टैंकों की खेप तो पहुंचाई जा रही है, लेकिन एयर डिफेंस अभी भी कमजोर है। इसका फायदा रूस को मिलने वाला है। एयर डिफेंस की कमी की वजह से रूसी हेलीकॉप्टर्स बेखौफ यूक्रेन में दाखिल होकर टैंकों का शिकार कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब किम ने फिर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। ब्रिटेन की तरफ से जानकारी ये सामने आई है कि नॉर्थ कोरिया परमाणु प्रोग्राम को तेजी से बढ़ाने के लिए ब्रिटेन अमेरिका की न्यूक्लियर लैब से सीक्रेट न्यूक्लियर फाइल चुरा सकता है और इसके लिए किम ने खास तौर पर हैकर्स को लगा दिया है। जबकि साउथ कोरिया ने जानकारी दी है कि किम प्रतिबंध के बावजूद लगातार एटमी प्रोग्राम बढ़ा रहा है। इसके लिए चीन और रूस उसकी खुलकर मदद कर रहे हैं। लगातार मिसाइल टेस्ट करना सिर्फ किम का ट्रेलर है, जबकि पर्दे के पीछे का असली खेल कुछ और है। ब्रिटेन ने खुलासा किया है कि चीन के इशारे पर न्यूक्लियर सीक्रेट चुरा रहा है नॉर्थ कोरिया। ब्रिटेन ने अलर्ट जारी किया है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी नॉर्थ कोरियाई हैकर्स से सावधान रहें। अमेरिका ने तो नॉर्थ कोरियाई हैकर्स पर इनाम भी रखा है। ब्रिटेन ने अलर्ट जारी करने के साथ ही नॉर्थ कोरियाई हैकर्स के ग्रुप का नाम भी बताया है, एंड्रियल हैकर्स ग्रुप, ऑनिक्स स्लीट हैकर्स ग्रुप। ये दोनों ग्रुप लगातार उन देशों पर साइबर अटैक कर रहे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। खासतौर से डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस, न्यूक्लियर लैब से सीक्रेट फाइल चुराने की कोशिश की जा रही है। साउथ कोरिया की तरफ से कहा गया है कि किम जोंग उन अपने परमाणु कार्यक्रम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। इसमें चीन और रूस उसकी मदद कर रहे हैं।
लेकिन किम अमेरिका ब्रिटेन की परमाणु टेक्नोलॉजी लेकर विनाशक एटम बम बनाने की कोशिश में लगा है। और ये सैटेलाइट इमेज इसी का सबूत है। साउथ कोरिया ने दावा किया है कि ये चागांग प्रांत में मौजूद हुईचोन यूथ इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें हैं, जहां किम ने न्यूक्लियर सीक्रेट लैब बनाई है। यहां मिसाइल अपग्रेड करने का प्रोग्राम चल रहा है। साउथ कोरिया का दावा है कि बैन के बावजूद नॉर्थ कोरिया लगातार परमाणु कार्यक्रम बढ़ा रहा है। खासतौर से पिछले 2 साल में काफी तेजी आई है। इसी तरह का दावा ब्रिटेन ने भी किया है कि साइबर हैकर्स के चुराए एटमी सीक्रेट का इस्तेमाल किम एटमी लैब में करने जा रहा है, जिससे न्यूक्लियर सबमरीन, मिसाइल और टॉर्पीडो बनाए जा सके और साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका पर उनसे हमले किए जा सके। नॉर्थ कोरिया के एटमी हथियारों की पहुंच में जापान में अमेरिकी सैन्य अड्डे भी शामिल हैं। इसलिए इस बात की आशंका है कि उत्तर कोरिया युद्ध की स्थिति में कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। फ्रांस में शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। गाजा युद्ध के बाद से अरब के आतंकी संगठन ओलंपिक खेलों के दौरान बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। आतंकी संगठनों का सबसे बड़ा टारगेट इजराइल के खिलाड़ी हैं। इजराइल ने इस साजिश के पीछे ईरान को मास्टरमाइंड बताया है। ओलंपिक खेलों में एक बार फिर 1972 जैसा रक्तपात होने की आशंका बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के खिलाड़ियों का मेला फ्रांस की राजधानी पेरिस में लगा है और दुनिया भर के उत्साहित खेल प्रेमी भी पेरिस में मौजूद हैं। साल 2024 के ओलंपिक खेल आतंकियों के टारगेट पर हैं। छब्बीस फरवरी की रात 11 बजे पेरिस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने वाली है और समारोह से पहले ही ओलंपिक पर आतंकी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि दुनिया भर के कई संगठनों के आतंकी पेरिस में एक्टिव हो चुके हैं। आतंकियों का पहला टारगेट बना है फ्रांस का हाई स्पीड रेल नेटवर्क। फ्रांस की राष्ट्रीय रेल कंपनी SNFC के हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया है। इन ट्रैक से ट्रेन गुजरती तो पटरी से उतर जाती। हाई स्पीड ट्रेन हादसे में हजारों लोगों की मौत हो सकती थी। कई रेलवे स्टेशनों पर धमाके और आगजनी की कोशिश की गई। फ्रांस के मुख्य रेल ट्रैक का सर्वे किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने से कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। पेरिस में 80,000 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। फ्रांस सरकार के पास पहले से ही खुफिया जानकारी है कि ओलंपिक के दौरान बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। चीन से लेकर ताइवान और फिलीपींस तक गेमी तूफान ने कहर बरपाया हुआ है। तूफान की वजह से इन देशों में 45 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बुरा हाल ताइवान का है, जहां के कई शहर बाढ़ में डूबे हुए हैं। वहीं चीन के फुजियान शहर में बाढ़ और भूस्खलन से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। कहीं गलियों में सैलाब तूफान मार रहा है, कहीं सैलाब में गाड़ियां बह रही हैं। तो कहीं तेज हवाएं अपने साथ सबको छुड़ा ले जाने पर आमादा है। कुदरत के डबल अटैक की ये तस्वीरें चीन, ताइवान और फिलीपींस की हैं, जहां के तटीय इलाकों में गेमी तूफान टकराया तो हाहाकार मच गया। तूफानी हवाओं की वजह से आई तेज बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये ताइवान के काओशुंग शहर की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ में सब कुछ बह गया। जरा देखिए कैसे गाड़ियां तिनके की तरफ बहती जा रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल काओशुंग के लगभग हर सड़क का है। काओशुंग के कई इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। पानी में गाड़ियां छत तक डूबी हैं। 25 जुलाई को गामी तूफान ताइवान के हुलियन शहर से टकराया था।
जिसके बाद शहर में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। कई जगहों पर दुकानों के बोर्ड और दूसरे सामान उड़ गए। तूफान टकराने के 2 घंटे के भीतर ही हुलियन और आसपास के शहरों में जबरदस्त बारिश हुई। कई जगहों पर लोग सैलाब में फंस गए। ये तस्वीरें एक आउटलेट की हैं, जो बेसमेंट में बना था। अचानक तेज रफ्तार से बहता पानी आउटलेट में घुस आया, जिसमें कई लोग फंस गए। वीडियो में देखा जा सकता है सैलाब के सामने बड़ी मुश्किल से लोगों ने पैर जमा रखे हैं। गामी तूफान की मार फिलीपींस पर भी पड़ी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में भीषण बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी में बड़े बड़े लोहे के ट्रंक और घर का सामान सड़कों पर बहता नजर आया।